फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्लास्टिक टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय की बुक सीरीज का चैप्टर 6 हमारा कंटिन्यू है, जिसमें 6.5 यूनिट जो है आज हम करने वाले हैं। ठीक है, सो 6.5 जो यूनिट है 935 अधिनियम के बारे में है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें जानना होगा और यहाँ पर इस यूनिट में क्या क्या बात की गई है वो हमें देखना होगा। यहाँ पर जितने भी मूवमेंट हो रहे थे, कांग्रेस में जितने भी आंदोलन हो रहे थे, उस आंदोलन या फिर भारत देश में जितने भी आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलन की परिस्थितियों को देखने के बाद अंग्रेजों के पास समझ आ गई थी कि कांग्रेस को कुछ ना कुछ भागीदारी तो सत्ता में देनी होगी, पार्टिसिपेशन कुछ। अदरवाइज ये जो जितने भी आंदोलन है वो इसी तरीके से कंटिन्यू होते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करा गया, 1927 में जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि साइमन कमीशन लेकर आई गई और साइमन कमीशन की नियुक्ति पर उसका विरोध बहुत हुआ। और विरोध होने के दो कारण थे कि साइमन कमीशन का जितना भी पूरा आयोग था, उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। और 2 साल पूर्व यानी कि 1919 का जो एक्ट था, तो जो नेक्स्ट एक्ट आने वाला था 1929 में आने वाला था, जिसमें 1-2 साल वो पूर्व यानी कि 1927 में ये एक्ट आया। तो इसका विरोध हुआ और जब ये विरोध के बावजूद भी जब ये पारित हुआ, तो इससे कोई भी राजनीतिक जो समूह था वो संतुष्ट नहीं था, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट में जो भी मांगे रखी गई थी उन्हें दरकिनार करते हुए अंग्रेजों ने वही अपनी मांगे रखी जिससे उन्हें लाभ हो। साइमन कमीशन को अस्वीकार कर दिया गया। तो अस्वीकार करने के बाद भावी शासन की प्रणाली को बहस के लिए गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, कि अब क्योंकि अस्वीकार कर दिया गया, तो कोई ना कोई शासन व्यवस्था तो लेकर आनी पड़ेगी। इस शासन व्यवस्था के लिए क्या किया गया, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। अब गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि पहला गोलमेज सम्मेलन था, क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, इस वजह से असफल रहा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा, जिसमें कि, और क्यों असफल रहा, क्योंकि यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल की बात करी गई। दोनों जो गोलमेज सम्मेलन थे वो पूरी तरीके से असफल हो जाते हैं। इसके बाद 1932 में यानी कि अगस्त 1992 में रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड लेकर आया जाता है, जिसमें कि जो मांग करी गई थी, पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग करी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग करी गई थी, उस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है और एक अलग निर्वाचन मंडल लागू किया जाता है दलितों के लिए। इसके बारे में जो गांधी जी हैं वो अड़ जाते हैं। उनके अनुसार ये अंग्रेजों की एक चाल है, जिसके कारण जो हिंदू समाज है वो विभाजित किया जा सकता है। इसके लिए जब उस समय जब यानी कि अगस्त 1932 में जब ये व्यवस्था आई, तो गांधी जी जेल में थे और उन्होंने वहीं पर अनशन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी ने इसका विरोध करा और विरोध के बाद ही सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ। ये किसके बीच हुआ पूना समझौता, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ, जिसमें ये बात कही गई कि आप एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था नहीं लीजिए, आप जितनी भी एक संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में ही हम आपको एक जो लिमिटेड सीट्स हैं, यानी वहां पर हम आपको सीट्स में रिजर्वेशन दे देंगे। तो सीट रिजर्व कर दी गई यहाँ पर। फिर नवंबर दिसंबर में 1932 का तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कि 112 जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें से केवल और केवल 46 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है। और तो यहाँ पर थ्री राउंड टेबल रखी गई थी और तीनों ही क्योंकि असफल हो जाती हैं। 1933 में एक श्वेत पत्र ने भारतीय जनमत से केवल सलाह मशवरे का प्रावधान करके एक संसदीय संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सलाह मशवरा के बिहाफ पर एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया जाता है। और उसी के आधार पर जो आगे आने वाला भारत सरकार अधिनियम है यानी कि 1935 वो लेकर आया जाता है। जब ये पूरी तरीके से सही प्रकार से कार्य ना करते हुए ये व्यवस्था लेकर आई जाती है, तो इस व्यवस्था में जो भारतीय हैं और जो पार्टियां हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाती। अब थोड़ा सा ये बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड के बाद हम पढ़ते हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1935। अब भारतीय सरकार अधिनियम 1935
बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत बड़ा अधिनियम था। और जो भारतीय संविधान है, जब 1947 में भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ और 1949 में ये जाके काम पूरा हुआ, तो इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया। ठीक है, इस क्योंकि ये सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। अभी तक ब्रिटिशर्स ने किसी भी देश के लिए और कभी भी इतना बड़ा दस्तावेज नहीं बनाया था, जिसमें कि 14 भाग हैं, 321 धाराएं हैं और 10 इसमें अनुसूचियां हैं। अब इसमें क्या-क्या प्रावधान किया गया था, उन प्रावधानों को बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बात की गई थी कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, जिसमें कि ब्रिटिश भारत के जितने भी राज्य हैं वो भी शामिल होंगे और जो राजा रजवाड़े हैं वो भी शामिल होंगे, और उन्हीं सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। लेकिन वो असफल हुआ, क्योंकि राजा रजवाड़ों को इसमें पार्टिसिपेट करना एज अ ऑप्शनल रखा गया। और जब वैकल्पिक ये व्यवस्था रखी गई, तो राजा रजवाड़ों में बहुत बहुत सारे राजा रजवाड़े ये मानते थे कि यदि वे किसी भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाएंगे, तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता एक तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये देशी नरेश जो थे वो इसमें शामिल ही नहीं हुए, इस वजह से भारतीय संघ कभी बन ही नहीं पाया। अब पूरी जितनी भी ड्यूटीज हैं, यानी कि जो जितने भी काम हैं, इंटरनेशनल जो मामले हैं वो किस तरीके से निपटाए जाएंगे, या फिर राज्य की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की जाएगी, इस या आर्थिक संसाधनों का किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, टैक्सेस किस तरीके से लगाए जाएंगे, इन सब जिम्मेदारियों को भी डिवाइड करना था। इन सब जिम्मेदारियों का विभाजन भी जरूरी था। इन सभी जिम्मेदारियों के विभाजन के लिए 3 आधार बनाए गए। एक था संघीय विषय। ठीक है, संघीय विषय किसके अंडर में थे? केंद्र के अंडर में, यानी कि इंटरनेशनल जितने भी मामले हैं, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मामले हैं, उनसे किस तरीके से, या फिर रक्षा के जितने भी रक्षा है, सेना है, ये सारी जो व्यवस्था है वो संघीय सूची में रखी जाएंगी। फिर उसके बाद प्रांतीय विषय आते हैं, प्रांतों के जो प्रांतीय के अधीन होंगे। फिर उसके बाद जो आते हैं संवर्ती विषय। संवर्ती विषय में प्रांत और केंद्र जो है वो दोनों ही मिलकर कार्य करेंगे, कानून बनाएंगे। लेकिन अगर कोई भी बहस होती है, ठीक है, कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जो वाद विवाद का रूप ले लेता है, तो उसके बाद जो बात मानी जाएगी वो केंद्र की मानी जाएगी। तो ये तीन विषय निर्धारित किए गए। और जब भारतीय संविधान भी बना 1947 के बाद, तो ये इसी तरीके से विभाजन किया गया, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची के रूप में। तो पहला क्या कहा गया? एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। दूसरा, जो समस्त विषय थे उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया। और तीसरा जो था, एक संघीय न्यायालय बनाया जाए। ठीक है, जो कि दिल्ली में बनाया गया और जिसकी स्थापना 1937 में की गई। फिर एक और व्यवस्था की गई कि एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 में ये स्थापित करा गया। अब इस कानून के अंतर्गत निर्वाचन में सांप्रदायिक व्यवस्था भी रखी गई, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी रखी गई कि जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी। ये व्यवस्था भी की गई। किस किस के लिए की गई? हरिजनों के लिए करी गई, भारतीय ईसाइयों के लिए करी गई, एंग्लो इंडियंस के लिए करी गई। ठीक है, तो ये पृथक प्रतिनिधित्व इन लोगों को मिला। और महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया गया। यानी कि इससे पहले जो एक्ट आया था उसमें महिलाओं के लिए मतदान की जो व्यवस्था थी वो आ गई थी। लेकिन यहाँ पर जब 1935 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया, तो इसमें महिलाओं के मतदान के अनुपात को बढ़ा दिया गया और विधानसभाओं में उन्हें आरक्षित सीट मिली। तो रिजर्व किस किस के लिए करी गई थी सीट्स? हरिजन्स के लिए करी गई, भारतीय ईसाइयों के लिए करी गई, एंग्लो इंडियंस के लिए करी गई और महिलाओं के लिए करी गई। इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट था वो 1935 में भारतीय संविधान अधिनियम में भी लेकर आया गया। धारा 93 में गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नरों को प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा, मतलब कि आती है, कोई ऐसी स्थिति आती है जब संवैधानिक स्थिति की असफलता देखने के लिए मिलती है, तो शासन सूत्र अपने हाथ में लेने की यहाँ पर व्यवस्था रखी गई थी। फिर धारा 102 के तहत आंतरिक अव्यवस्था के कारण और युद्ध की घोषणा की कर दी जाती है, तो उसमें संघीय विधानमंडल को प्रांतों के बारे में भी कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। यानी कि जो कानून बनाने का जो अधिकार है, वो अधिकार जो राज्यों को था वो राज्यों से जाकर इमरजेंसी की कंडीशन में वो अधिकार संघीय प्रांतों को मिल जाता है। ठीक है, तो ये
ये व्यवस्था यहाँ पर इस प्रकार की गई। अब इस अधिनियम के अनुसार द्विसदनीय जो व्यवस्था है वो करी गई, यानी कि जो बहुत सारे जो राज्य थे वो एक क्षेत्र के अगर आधार पर देखा जाए तो वो बहुत बड़े थे। अब उन क्षेत्रों को संचालित करने के लिए, यानी कि अच्छे प्रकार से चलाने के लिए द्विसदन व्यवस्था करी गई। अब ये द्विसदन व्यवस्था कहाँ पर करी गई? जैसे कि उत्तर प्रदेश का राज्य था, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम, इन जो राज्यों में ये द्विसदन व्यवस्था करी गई। प्रथम सदन का जो नाम था वो विधानसभा रखा गया और दूसरे सदन का जो नाम था वो विधान परिषद रखा गया। तो इन व्यवस्थाओं में द्विसदन और एक सदन व्यवस्था यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो आगे भारतीय संविधान में भी इसे अपनाया गया। लेकिन जिस कांग्रेस जो बार बार बात कर रही थी डोमिनियन स्टेटस की, वो बात कर रही थी कि हमें क्या चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस की बात व्यवस्था चाहिए। जबकि 1935 से पहले वाला जो अधिनियम था, यानी कि साइमन कमीशन के बाद जब नेहरू रिपोर्ट आई, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कांग्रेस है, जवाहरलाल नेहरू बात करना शुरू कर देते हैं पूर्ण स्वराज की। लेकिन यहाँ पे पूर्ण स्वराज छोड़िए, डोमिनियन स्टेटस की भी यहाँ पर 1935 के एक्ट में कोई बात नहीं करी गई। अब 1935 के एक्ट के रिलेटेड कुछ जो पंक्तियां हैं वो भी हमें याद रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस पे डायरेक्ट ये पूछी जाती हैं कि जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन है। वहीं मदन मोहन मालवीय की अगर बात करें तो उनका कहना था कि बाहरी रूप से कुछ जनतंत्रवादी, लेकिन अंदर से अगर देखें तो ये पूरी तरीके से खोखली व्यवस्था है। राजगोपालाचार्य दोहरे शासन से भी ये बुरा है। और वहीं पर जिन्ना इस बात को कहते हैं कि पूर्णता सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत। तो ये इनके वर्डिंग्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अभी शॉर्ट में अगर बात करें वो क्या थी, तो पहला क्या था इसमें कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी गई। लेकिन ये जो भारतीय संघ है वो बन ही नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि यहाँ पे जो राजा रजवाड़े थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा। फिर 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदन व्यवस्था रखी गई, ताकि जो राज्यों का जो संचालन है वो अच्छी प्रकार से किया जा सके। फिर इंग्लैंड में भारत की जो परिषद थी उसे समाप्त कर दी गई, और वो कहाँ पर लेकर आया गया? दिल्ली उसे लेकर आया गया, ताकि जो उसका कार्य है, आर्थिक कार्य, वो अच्छी प्रकार से हो सके। फिर रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई। एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया 1937 में। 1937 में कहाँ पर? ये भी दिल्ली में किया गया। फिर लोक सेवा आयोग की स्थापना इस एक्ट में करी गई, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। अब इसमें एंग्लो इंडियंस भी जो थे वो भी कर दिए गए, हरिजन जो थे वो भी शामिल कर दिए गए, और केंद्र में द्विशासन प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। और वहीं पर जो राज्य में द्विशासन प्रणाली थी, राज्य में जो द्विशासन प्रणाली देखने के लिए मिल रही थी, वो द्विशासन प्रणाली यहाँ पे समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, वो यूनिट के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से प्लीज़ हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।